हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटीसी एजुकेशन स्टडी पे बहुत बहुत स्वागत है। हम राकेश यादव एक बार पीटीसी के लिए बेहतरीन प्रैक्टिस जो हमारा मैथ का है आज हम फिर लेकर आ गए हैं। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम ऐसे सवालों को आपको पिछले जितने भी प्रैक्टिस कराए थे उसमें एक एक क्वेश्चन ऐसा था, उसमें हम क्या बताते हैं, जब भी आपको तीन भुजा दी हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, तो वहां हीरोन्स के सूत्र का प्रयोग करते हैं। और जब हमको दो भुजाएं पता हो तब हम वहां त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन हमारे यहाँ कितनी भुजा दी है, तीन भुजा दी है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। देखिए अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो देखिए इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं और इसको हम सी मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है। देखिए जब यहाँ रखेंगे ए का मान कितना है 6 प्लस बी का मान कितना है 8 प्लस सी का मान कितना है 10 बटे कितना करेंगे 2। अब बताइए बराबर 8 6 14 और 14 10 24, 24 बटे कितना हो गया 2 और 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 12 बार। हमारा अर्ध परिमाप यस का मान कितना आ गया 12, किसमें दिया है सेंटीमीटर। बात समझ गए। यस का मान क्यों निकाले, क्योंकि अर्ध परिमाप है और हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, आइए हम उसको निकालते हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कर्ली में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यहाँ यस क्या है, यस हमारा अर्ध परिमाप है और जो ए बी सी है ये हमारी क्या है, तीनों भुजाएं हैं। तो देखिए कर्ली में यस का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, तो यस का मान आप लोग कहेंगे 12 निकाले हैं, तो यस का मान यहाँ कितना हो जाएगा 12। और जब कोई चीज नहीं रहता उनके बीच में क्या लगता है गुणा। अब बताइए यस में से कितना घटाना है, ये घटाना है, तो यस का मान कितना है 12 माइनस ए का मान यहाँ कितना है 6, कितना घटा देंगे 6 गुणे यस का मान 12 माइनस बी का मान कितना है 8 गुणे फिर देखिए यस का मान 12 माइनस सी का मान कितना दिया है 10, यह कितना हो गया 10। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको। अब देखिए बॉडी में 12 गुणे 12 में से 6 जाएगा तो 6 गुणे 12 में से 8 जाएगा तो 4 गुणे, अब 12 में से 10 जाएगा तो 2। बात समझ में आ रही है। अब देखिए अब हम चाहे तो इसमें से इसका क्या करेंगे गुणा करेंगे, चाहे तो हम यहीं से वर्गमूल भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक स्टेप और आप लोग को लेकर सकते हैं। देखिए जब इसका निकालेंगे 4 दूनी 8, 8 छक्का 48, तो 12 कितना हो गया 48। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब देखिए फिर जब अगला ले चलेंगे तो फिर इसका गुणा करेंगे। देखिए 12 का किसमें गुणा करेंगे 8 में करेंगे, अब 12 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना होता है 12 बटे 96, 96 में कितना हो जाएगा 6, हासिल कितना बचा 9, 12 चौको 48 और 48 में आप हम 9 जोड़ेंगे तो 48 2 50 आप 5 7 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 57। हमारा करने में मान कितना गया 576। अब हम ऐसी दो संख्याओं का गुणा करेंगे कि दोनों संख्याएं समान हो और उनका क्या हो गुणनफल 576 हो जाए। अब देखिए हम मान लीजिए जिसको आता है उसके लिए ठीक है, जिसको अगर वर्गमूल नहीं निकालना आता है वह यहाँ पर वर्गमूल भी सीख सकता है। देखिए 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 अच्छे 16, 2 अच्छे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिके 9, फिर 3 से काटेंगे 3 एक कम 3। और वर्गमूल निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं दो दो संख्याओं का क्या बनाते हैं पेयर बनाते हैं। तो देखिए एक ए पेयर, एक ए पेयर और एक ए पेयर और एक ए पेयर, और फिर 1 2 3 4 पेयर बनाना। हम चारों पेयर में से एक एक संख्या क्या लेते हैं बाहर लेते हैं। तो देखिए तो 2 पे 2 पे 2, एक इसमें से एक इसमें से एक इसमें से लेंगे। देखिए 2 गुणे
3। जब इसका गुणा करेंगे देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24। क्षेत्रफल पूछा तो किसमें आएगा, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, बात समझ में आ रही है। देखिए 24 वर्ग सेंटीमीटर। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, देखिए अगर जिसको नहीं आता पहले हम उसका गुणनखंड करेंगे, फिर वर्गमूल में दो संख्याओं का पेयर बनाएंगे, इस प्रकार हमको वर्ग उसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। ठीक, आई होप आप सभी को हमारी बात समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 480 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या है, 480 सेंटीमीटर है। तो हम लोग आप लोग को सबसे पहले जानना होगा कि समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर, उसे हम क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज करते हैं। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, 3 पे भुजा। क्या होता है, 3 गुणे भुजा। अब बताइए समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, 480। 480 बराबर 3 गुणे भुजा। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए ये देखिए इधर 3 गुणे के रूप में है, इधर ले जाएंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा। 3 से अब इसमें भाग देंगे, देखिए 3 एक कम 3 और 3 छक्का 18, जीरो बच गया तो क्या हो जाएगा, जीरो यहाँ उतार लेंगे तो भुजा का मान कितना आ गया, भुजा बराबर 160। बात समझ में आ रही है। देखिए हम भुजा क्यों निकाले हैं, क्योंकि हमको देखिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। हम आपसे बताए थे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। भुजा का मान जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हमारा उत्तर सही नहीं होगा। बात समझ में आई। भुजा का मान निकालेंगे, जब उसमें रखेंगे तभी तो उत्तर हमारा सही आएगा, इसलिए हम भुजा का मान निकाले हैं। ये देखिए आगे पीछे लिख सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, आप समझे। तो भुजा बराबर 160 सेंटीमीटर। अब जान गए भुजा हमारा कैसे निकलता है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अब देखिए हम अब निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। अब बताइए तो कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का मान कितना है, 160। अब भुजा यहाँ कितनी बार है, भुजा इस बार मतलब भुजा गुणे भुजा 2 बार है, तो हम 160 कितनी बार करेंगे, 2 बार। 160 पे 160। बात समझ में आ रही है। अब देखिए 4 से भाग देंगे, 4 चौक को 16, 4 चौक को 16। अब बताइए 16 चौक को 64, 16 चौक को 64। अब 2 जीरो बचा है, 2 जीरो क्या हो गया, उतर गया। कड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। बात समझ आई कैसे किया है। देखिए जब भी एक वास्तविक संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो वास्तविक संख्या को देखिए पहले लिखते हैं, फिर अपरिमेय संख्या वाली को बाद में लिखते हैं। बात समझ में आ रही है। देखिए 4 चौक 16 भाग दिए हैं, तो 4 चौक को 16 और 16 का 4 में पूरा किया, 16 चौक को 64। एक जीरो देखिए यहाँ बचा था, एक जीरो यहाँ बचा था, 2 जीरो बचा था, 2 जीरो उतार लेंगे। फिर आप अपरिमेय संख्या का गुणा हम नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, उतार लेंगे। बात समझ आ रही है। अगर उसका अपरिमेय कोई भी संख्या होती है, अगर उसका गुणा किया जाता है तो अपरिमेय संख्या ली जाती है। यदि उसका अपरिमेय संख्या का भी मान निकालने के लिए कहता है तब हम इस संख्या को हटाते हैं और अगली संख्या का क्या करते हैं, वर्ग निकालते हैं। बात समझ आ रही है। हम तो बस यही तक पूछा था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यही आ जाए। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए आगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 अंकों की बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है। 2 अंकों की बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बताइए हमसे, देखिए तो लिखेंगे 2 अंकों की बड़ी संख्या बराबर, 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है,
99। और हमसे पूछ रहा है फिर 5 अंकों की छोटी संख्या। और 5 अंकों की छोटी संख्या जानते हैं आप सभी लोग क्या होता है? कितना हो जाएगा? 10,000। और 2 अंकों की छोटी संख्या 99। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब देखिए, 2 अंकों की बड़ी संख्या आ गई और 5 अंकों की छोटी संख्या आ गई, और हमसे इसका क्या पूछ रहा है? गुणनफल पूछ रहा है। गुणनफल मतलब गुणा कर देंगे। तो देखिए 99 गुणे इसमें गुणा करना है 10,000 में। जब भी बताया कि 1 से गुणा करना हो किसी संख्या में, 10 से गुणा करना हो, 100 से गुणा करना हो, 1000 से गुणा करना हो, तो आप एकदम टेंशन मत लीजिएगा। देखिए 99 का 1 में गुणा करेंगे 99 का 99, और जितनी भी संख्याएं आगे रहती हैं जीरो, उतने जीरो क्या करते हैं? लगा देते हैं। तो देखिए 4 जीरो लगा देंगे, ये हमारा क्या है? आंसर। बात समझ में आ रही है? ठीक। इससे कठिन क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। देखिए एक बेहतरीन लाभ और हानि से सवाल, ऐसा सवाल आपके पेपर में जरूर आएगा। बात समझिए आप। देखिए गगन ने 400 रुपए में एक घड़ी खरीदा, वो उसे कितने रुपए में बेचे कि 30% का लाभ हो? अब बताइए, कोई मान लीजिए दुकानदार है, यदि वह कहीं से सामान खरीद कर ला रहा है तो वह सोचेगा ही कि हम कुछ उसके प्रॉफिट में बेचे कि हमको भी लाभ हो। यदि हम कोई 10 की चीज ला रहे हैं तो हम सोचेंगे एक रुपए ही एक्स्ट्रा बेचे क्योंकि हमको लाभ चाहिए। तो वही पूछ रहा है, यहाँ पे क्या करा है? 400 रुपए का घड़ी खरीदा है और फिर सोच रहा है कितने रुपए में हम बेच दें कि हमको कितना हो? 30% का लाभ। देखिए घड़ी का मूल्य बराबर, घड़ी का मूल्य कितना दिया है? 400। अब बताइए लाभ कितने का हो रहा है? लाभ है 30% का। लाभ है 30% का। तो हम निकाल लेंगे लाभ बराबर, लाभ बराबर से 400 का कितना निकालेंगे? 30%। आप प्रतिशत हटाते हैं तो बनते किससे भाग देते हैं? 100। इधर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो और 3 चौको 12, कितना हो गया? 120। क्या आया? रुपए। तो आप कितने रुपए में बेचे? 400 की चीज थी और उसको कितना महंगा में बेचना है? 120 रुपया और एक्स्ट्रा करके। तो कुल कितने रुपए में बेचे कि 30% का लाभ हो? तो वह, देखिए टोटल इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यही आप टोटल क्या कर लीजिए? जोड़ लीजिए। देखिए 400 पहले था, 120 रुपए का लाभ हो रहा है। देखिए टोटल कितना हो गया? 400 धन 120, टोटल कितना हो गया? 520 रुपए। यही तो उसमें क्या करा है? यही इतने में वह बेचेगा। बात समझ में आ रही है? देखिए 400 की घड़ी थी, 30% उसको लाभ कमाना था, तो 400 का हम 30% याद करेंगे तो कितना आएगा? 120। और 400 में 120 जोड़ देंगे तो 520 का बेचेगा वो 400 रुपए की चीज लाकर। तब उसको आप क्या होगा? 30% का लाभ होगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। किसी भी सवाल पे आपको अगर न समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आज आप लोग इस सवाल को स्किप कर रोक रोक के अपने से पहले लगाने का प्रयास कीजिएगा, फिर हमसे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना सवाल सही हुआ। बात समझ में आ रही है? देखिए ये सवाल मान के चलिए बहुत कठिन उन लोगों के लिए होता है जो एकदम नहीं पढ़ते हैं। ऐसा सवाल एक क्वेश्चन तो आपको पेपर में जरूर आएगा, आएगा तो जरूर आएगा। बात समझ में आ रही है? ये क्या करा है? एक वर्ग का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसका विकर्ण, विकर्ण 5 कड़ी में 2 सेंटीमीटर है। 5 कड़ी में 2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? भुजा। भुजा निकालेंगे तभी तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण कितना मान दिया? 5 कड़ी में 2 सेंटीमीटर, ये दिया है। अब बताइए वर्ग का विकर्ण होता कितना है? कड़ी में 2 गुणे भुजा
कौड़ी में 2 गुणे भुजा बराबर आपका मान वास्तव में कितना दिया है 5 कौड़ी में 2। आप बताइए कौड़ी से कौड़ी 2 क्या हो गई कट गई। अब भुजा बराबर कितना आ गया भुजा बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आवाज सही जा रही है ना कमेंट जरूर कीजिएगा आवाज सही जा रही है। देखिए वर्ग का विकर्ण हमको दिया था 5 कौड़ी में 2 तो हम वर्ग का विकर्ण हमको हार्मोनी सूत्र से पता है कि वर्ग का विकर्ण होता है कौड़ी में 2 गुणे भुजा और उसका मान दिया है 5 कौड़ी 2 वास्तव मान दिया उससे हम तुलना करेंगे कौड़ी से। देखिए कौड़ी 2 कट गया तो भुजा बराबर कितना माना गया 5 सेंटीमीटर और हमको भुजा का मान निकालना है। अब देखिए अब यहाँ हम सवाल लगा देंगे क्या रहा है क्वेश्चन में वर्ग का क्षेत्रफल क्या पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर और भुजा का मान कितना आया 5 तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5 5 बचे 25 और जब भी क्षेत्रफल पूछे तो किस में आएगा वर्ग में। यदि सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर में और मीटर दिया है तो मीटर। बात समझ आ रही है। देखिए ये इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाले हैं। बात समझ आ रही है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल इस यही 3-4 जो टॉपिक है इसमें से एक एक क्वेश्चन जरूर आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। बात समझ आ रही है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए सबसे मजेदार क्वेश्चन बीजी व्यंजक का जो x और y का क्या निकालना है मान निकालना है। बात समझ आ रही है। देखिए यदि x प्लस वाई बराबर 15 तथा x माइनस वाई बराबर 10 हो तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। आइए हम ज्ञात करते हैं। देखिए पहला समीकरण क्या दिया है x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 15। ये हमारा क्या है पहला समीकरण है। x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 10 ये हमारा क्या है दूसरा समीकरण है। इसको हम समीकरण मान लेंगे। यहाँ से हमको x प्लस वाई का क्या निकालना है मान निकालना है x y का केवल क्या x तथा y का मान निकालना है। तो देखिए जब भी तीसरा समीकरण वाला सवाल आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोनों संख्याओं को अगर जोड़ रहे हैं तो उसमें से एक संख्या कट जानी चाहिए। चाहे तो दोनों संख्याओं को घटा रहे हैं तो उसमें से भी एक संख्या कम जाइए कट जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे माइनस है यदि हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे तब भी कट जाएगी। तो हम सभी संख्याओं को क्या करेंगे जोड़ देते हैं। तो जोड़ोगे देखिए x में x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x। अब बताइए प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस ही होता है जितना प्लस वाई है उतना माइनस वाई है उसका मान कितना हो जाएगा 0। हम 0 नहीं लिखेंगे। उसके बाद 15 में 10 कितना हो जाएगा 25। बात समझ आई। देखिए तो x बराबर 25 इधर तो एक रूप में इधर आएगा तो भाग के रूप में तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 एक कम 2 5 है ना 2 दूनी 4 एक में भाग नहीं जाएगी क्या लगा देंगे 0.5 और 2 बचे 10। यक्स का मान कितना आ गया 12.5 यक्स का मान आ गया। अब हमसे किसका मान पूछा है वाई का मान पूछा है। तो देखिए फिर हम क्या करेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण क्या आ रहा है x प्लस वाई बराबर 15 यही है। बात समझ आ रही है। तो देखिए x का मान कितना है 12.5 प्लस वाई बराबर 15। तो आप लोग अब यहाँ से लगा लेंगे क्योंकि आप लोग इस सवाल को बहुत तेजी से लगाते हैं। y बराबर देखिए 15 इधर देखिए 12.5 किस रूप में है प्लस रूप में है उधर जाएगा तो माइनस रूप में 12.5। आप 15 में से इसको घटाएंगे तो देखिए 15 में से जब भी दशमलव संख्या घटाएंगे कितना आएगा 2.5 घटाना तो सबको दशमलव का आता ही होगा। आप लोग इतने छोटे बच्चे तो है नहीं। बात समझ आ रही है। अब देखिए अब हम चेक करेंगे कि हमारा उत्तर सही आया है कि गलत आया है। देखिए x का मान इतना आ गया y का मान इतना आ गया और x तथा y दोनों का मान हमसे क्या हुआ था पूछ रहा है। देखिए x का मान कितना आया है 12.5 y का मान कितना आया है 2.5। अब देखिए 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 के 0 2 2 4 और हासिल कितना है 1 5 और 1 ऊपर जाएगा कम के दशमलव 1 अंक यहाँ कम के दशमलव लगा देंगे 1 अंक। आप लोगों को पता है कि दशमलव के बाद यदि 0 आता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसका वास्तविक मान कितना आ गया 15। हमसे क्या दिया था x प्लस वाई बराबर 15
अब देखिए दोनों संख्याओं को जोड़े कितना आया है 15। अब दोनों संख्या को हम घटाएंगे कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। देखिए इसको भी दिखा देते हैं 12.5 2.5 घटाना है। देखिए 5 में 5 जाए 0, 0.2 में हो जाए 0 1। आप लोग को पता है कि दशमलव के बाद 0 आता है इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए जब दो संख्या को घटा रहे हैं कितना रहा है 10, हमारा दो मान से 10 आ गया। दो संख्या को जोड़ा है 15, देखिए दो संख्या को जोड़ा था तो 15। समीकरण का सवाल आपको इसी प्रकार लगाना है तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन अपवर्ग से है। अपवर्ग के बारे में हम बहुत बार आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं। अपवर्ग क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है, इसमें से एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का जरूर पूछेगा कि इस संख्या का अपवर्तक बता दीजिए। चाहिए तो आपसे परिभाषा भी पूछ सकता है कि अपवर्ग किसे कहते हैं। तो हम बताया कि आपसे हमसे पूछ क्या रहा है अपवर्त्य। अपवर्त क्या होता है लगातार प्राकृतिक संख्या में गुणा करना ही क्या कहलाता है अपवर्त कहलाता है। और प्राकृतिक संख्या हमेशा कहां से शुरू होती है एक से शुरू होती है। तो देखिए किस संख्या का पूछ रहा है 5 6 7 8 12 16। ठीक, देखिए इतना संख्या का पूछ रहा है ना, तो लगातार प्राकृतिक संख्या में गुणा करना है। किस संख्या में प्राकृतिक संख्या में गुणा करना है। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 टाइम 15, 5 चौको 20, 5 बच्चे 25। लगातार कहां तक चली जाएगी अनंत तक। लेकिन आपको लिखना कहाँ लगातार अपवर्त पूछ दिया किसी भी संख्या का, यदि नहीं पूछ रहा कि यहाँ तक बताइए आपको केवल 4 अंक तक जाना है। कहां तक केवल 20 तक। तो इसी पर देखिए 6 से पूछेगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24। 7 का पूछेगा 7 दूनी 14, 7 त्रिक, ये सबसे पहली संख्या भी जरूरी है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, 7 पचे 35, आया जाएगा 6 25 30। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौको 32, 8 पचे 40। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 का 36, 12 चौको 48, 12 पचे 60। 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 दिया 48, 16 चौको 64, 16 25 80। इसी प्रकार किसका निकालना है अपवर्त निकालना है। और एक संख्या देखिए क्या दिया है 22 दिया है। तो 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 22 त्याई 66, 22 चौको 88, 22 25 110। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार आपको लगातार प्राकृतिक संख्या में गुणा करना है क्या कहलाता है अपवर्त निकालना है। आपको इसी प्रकार अपवर्त गुणा करते चले जाना है। किसी भी संख्या का अपवर्त आपसे पूछेगा। बात समझ में आ रही है ना? ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए अब आप लोग के पेपर में कोई भी समय नहीं बचा है। मान के चलिए अब आपके पेपर बहुत से जल्द हो सकते हैं, इसलिए आप लोग पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक ना। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन इसको छोड़ दे क्या हम इसको छोड़ दें, आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा। चलिए बता देते हैं। लेकिन आप लोग देखिए आप लोग मत छोड़िए, आप लोग डेली बाय डेली जिस प्रकार के क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि हमको ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, हम उस क्वेश्चन से और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको भी आप लोग टाइपिंग करके भेज देंगे कमेंट में, हम उस क्वेश्चन को उठाकर यहाँ पे बता देंगे। बात समझ में आ रही है? देखिए आयत की डिजाइन देखें, आयत का परिमाण एकदम सबसे सिंपल क्या है, सबसे सिंपल एकदम इसका लगेगा आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। बात समझ में आया? आज का परिमाप क्या होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो देखिए 2 गुणे लंबाई कितना है 3 सेंटीमीटर धन चौड़ाई कितना है तो 6 सेंटीमीटर। तो देखिए 2 गुणे 6 3 9 9 दूनी 18 किसमें दिया है सेंटीमीटर में दिया है। बात समझ आए? बस सही हमारा क्या है उत्तर है, ये हमसे पूछ रहा था। ठीक, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा कर रहा है, यदि x बराबर -5 हो तो 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 32 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात किया उसका क्या करना है, केवल मान उसमें रख देना है। तो देखिए 4x स्क्वायर माइनस प्लस 5x प्लस 32। अब देखिए 4 गुणे x का मान कितना दिया है -5, तो -5 का स्क्वायर प्लस 5 x है तो गुणे x का मान कितना होता है 5, अब प्लस कितना आ जाएगा 32। क्या गया 32। अब बताइए 4 गुणे 5 का क्या स्क्वायर है तो -5 गुणे -5 कितनी बार हो जाएगा 2 बार, फिर प्लस, फिर देखिए 5 का 5 गुणा करेंगे तो -25 और प्लस 32। अब देखिए 5 से माइनस माइनस बोले क्या हो गया कट गया, 5 बच्चे 25, अब 25 से उसको 100 प्लस 9 से गुणा -25 और प्लस 32। अब बताइए 100 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 75। अब में कितना जोड़ना है 32 और 75 में 32 जोड़ने में कितना हो जाएगा 5 2 7 और 7 3 10, कितना गया 107। यही हमारा क्या है राइट आंसर है। इसी प्रकार सवाल आपके क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर देगा यक्स के मान रखने के लिए। बात समझ में आ रही है ना, ठीक। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जहां पर भी आप लोग को समझ में ना आ रहा है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हमको यहाँ पे ये समझ में आ रहा है। आज का सबसे मजेदार सवाल, ऐसा क्वेश्चन पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता, लेकिन पूछ सकता है इसलिए क्योंकि 2010 से लेकर 2015 के बीच में ऐसा सवाल पूछा है कई प्रैक्टिस सेटों में। तब हम सोचे हैं कि ऐसा बता दें, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो इस सवाल को देखते हैं उनको दिमाग ही नहीं काम करेगा कि सवाल में पूछ क्या रहा है, कैसे लगाएं इसको। मान लीजिए जो लोग पढ़ रहे हैं डेली बाय डेली वो तो लगा लेंगे, लेकिन जो लोग डेली नहीं पढ़ रहे हैं पेपर आया वो लोग तब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे तो नहीं लगेगा, कब तक ही नहीं लगेगा। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं लगेगा। इसलिए कहते हैं बार बार आप पढ़िए, अब मत अपना समय गवाइए, क्योंकि देखिए पास होने के लिए पास तो आप 75% 80% लाएंगे तब भी पास हो जाएंगे, लेकिन बीटीसी में 90% 95 92 94 के बीच में नहीं ला रहे हैं तो आपकी बीटीसी करना बहुत बेकार चीज है। बात समझ आ रही है ना, आप लोग पढ़िए 90 से लेके कम से कम 95%, कम से कम तो 95 और 90 के बीच में आप लोग का स्कोर तो होना ही चाहिए, ठीक ना। अब चलिए देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से फेल हो गया। देखिए पास और फेल की बात ही हुई थी और पास फेल वाली घटना भी आ गई। फर्स्ट सेमेस्टर में बैक कितने लोग का लगता है ये आप लोग खुद जानते हो, आप लोग पता कर लेना। मैथ में, बाल विकास में, कंप्यूटर में, शिक्षण अधिगम में, इसी विषय में सबसे अधिक बच्चे फेल भी होते हैं। बात समझ में आई ना। इसलिए मैथ, मान लीजिए मैथ तो आप लोग कम से कम समझ देंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन बाल विकास और शिक्षण अधिगम ऐसी जो विषय है इसको रटने वाली चीज है, इसको रटने वाली चीज है। तो आप लोग अब से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 260 अंकों से फेल हो गया तथा दूसरा छात्र जिसने 38% अंक प्राप्त किए और वह न्यूनतम अंकों से 30 अधिक लाया। क्या ज्ञात करना है, पूर्णांक ज्ञात करना है। पूर्णांक मतलब कि कितने का वो पूर्णांक था उसमें से कितने फाल पास और फेल हुए। बात समझ आ रही है। देखिए फ्यूचर क्या करा पहले समझिए। एक परीक्षा हो रही थी उसमें 20 एक छात्र था उसने 20% अंक लाया प्राप्त किया और वो कितने अंकों से फेल हो गया 60। अगर वो 60 अंक और लाता तो क्या हो जाता पास हो जाता। बात समझ आ रही है। पहले लड़के की बात सुनेगा, वह 20% अंक लाया और 60 अंकों से क्या हो गया फेल हो गया, लेकिन वो अगर 60 अंक और लाता था तो क्या होता पास हो जाता, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, जो दूसरा छात्र है वो 38% अंक लाया और न्यूनतम अंकों से 30 क्या लाया अधिक लाया। न्यूनतम अंक मतलब समझ रहे हैं, तो 38 अंक मतलब लाने के लिए पास हो गया, 38% लाया वह पास हो गया। पास होने के बाद जो एक्स्ट्रा अंक लाया वही कितना एक्स्ट्रा लाया 30 अंक। पास होने के बाद 30 अंक एक्स्ट्रा भी लाया। बात समझ गए ना। देखिए हम इसमें क्या करेंगे, पूर्णांक ज्ञात करना है। हम मान लेंगे माना पूर्णांक यक्स, माना पूर्णांक यक्स, ठीक। तो देखिए चीज को लिखेंगे प्रश्नानुसार क्यों नहीं थे, क्योंकि हम प्रश्न के अनुसार क्या लगाते हैं सवाल।
देखिए अब पूर्णांक कितना मान लिया है, यक्स। यक्स का कितना परसेंट है, पूर्णांक ही में से तो उसका प्रतिशत निकालेंगे, तो यक्स में से कितना परसेंट पाया है, 20%। आप प्रतिशत हटाते हैं 30 से भाग देते हैं 100 से। बात समझ आ रही, देखिए यक्स का 20% निकाले तो अब कितने अंक से फेल हुआ, 60 अंक से फेल हुआ। यदि वह 60 अंक पा जाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो पा जाता तब ना, तो पा जाता तो हम इसको क्या लिखेंगे, 60 प्लस लिखेंगे। बात समझ आ रही है ना, यदि वह इतना अंक पाया, यदि 60 और पा गया होता तो वह पास हो जाता। अब हम जब दोनों संख्याओं को पास पे केवल बराबर इक्वल करेंगे तब हमारा उत्तर सही आएगा। अब देखिए बराबर, अब हम चलते हैं दूसरे लड़के की कंडीशन पे। दूसरे लड़के तो पूर्णांक उसका भी क्या माने, यक्स माने। उसी कंडीशन क्या है, वो 38% अंक पाया। कितना पाया, 38%, हटाएंगे तो बटे 100। 38% अंक पाया और पास हो जाने के बाद भी वो एक्स्ट्रा अंक कितना पाया, 30 अंक। तो हम देखिए इसमें क्या जुड़े हैं, इतना पाया और 60 अंक पाया तभी तो पास होगा, इक्वल किया ना। उसी प्रकार इसमें भी क्या करेंगे, घटाएंगे। कितना घटा देंगे, जो जितना एक्स्ट्रा वो पाया है, एक्स्ट्रा वो कितना पाया है, 30 पाया है। आप तो देखिए बराबर गया, इसको 60 चाहिए पास हो जाने के लिए, इसको 30 कम कर देंगे तब भी वो क्या रहेगा, पास रहेगा। पास हो ना रही है, दोनों मान क्या हुए, इक्वल हो गए। अब यहाँ से हल कर लीजिए, 20 से कम 20, 20 25 100। यक्स का एक मगुला करेंगे तो यक्स बटे 5 प्लस 60 बराबर, 2 से काटेंगे 19, 2 से काटेंगे 50, 19 यक्स बटे 50 माइनस 30। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, अब इसको हम क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। 60 इधर है, 60 इधर माइनस 30 है तो इधर प्लस 30 बराबर, इधर देखिए माइनस 19 एक्स बटे 50 है, इधर एक्स बटे 5 प्लस है तो उधर जगह क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बटे 5। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इसी क्वेश्चन को देखते हैं, हम यहाँ से बता देते हैं क्योंकि जगह थोड़ी कम पड़ रही है। देखिए अब 30, 60 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 90 बराबर, इन दोनों को क्या निकालेंगे, एलसीएम। 50 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 50 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 50 होगा। 50 से 50 में भाग देंगे, एक बार जाएगा तो एक का ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 एक्स माइनस 5 का 50 में भाग देंगे 10 बार जाएगा, 10 का एक्स में गुणा करेंगे तो 10 एक्स। बात समझ में आई है। अब देखिए, अब इसका क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसका इसमें कर देते हैं और इधर इसका इसमें कर, इसका बटा 1 मान लेते हैं। इसका इसमें करेंगे, देखिए 19 एक्स में से 10 एक्स जाएगा, कितना बचेगा 9, और 9 एक्स का 1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 9 एक्स होगा। अब इसका इसमें क्या करेंगे, देखिए 5 9 45, एक अंक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, 2 जीरो उतार लेंगे, 9 5 45 और 2 जीरो था, 2 जीरो लगा देंगे, गुणनफल हमारा आ गया। तो देखिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4500 बटे 9, 9 5 45, एक्स बराबर 5 और 2 जीरो बचा है 2 से। हमारा एक्स का मान क्या आ गया, एक्स क्या मान है, माना पूर्णांक यक्स, माना पूर्णांक यक्स। अब यक्स बराबर कितना आया है, 500, तो हमारा कितना हो गया, पूर्णांक बराबर 500। बात समझ में आई। देखिए ऐसे सॉल्व क्या करते हैं, देखिए हम सबसे पहले क्या किए हैं, माना पूर्णांक यक्स। देखिए यक्स, यक्स का कितना पहले निकालेंगे 20%, और वो कितना अंक पा जाता तो पास हो जाता, तो 60 अंक पास आता तो पास हो जाता। इसको एक साइड लिखेंगे, फिर इसको बराबर करेंगे कि दोनों पास पास से बराबर तालमेल बैठाएंगे। फिर देखिए यक्स का 38% तो पाया है तब भी पास है, और पास होने के बाद वो एक्स्ट्रा कितना पाया है, तो 30 नंबर क्या पाया एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा को घटा देंगे तब भी पास रहेगा, और इसमें 60 नंबर जोड़ देंगे तब भी पास हो गया, दोनों पास पास बराबर हो गए। इस समीकरण को हम हल करेंगे तो यह मान कितना आएगा 500, और वही हमारा क्या है, पूर्णांक है, वही हमारा क्या है, पूर्णांक है। ठीक, समझ में आ रहा है ना। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार सवाल आपके पेपर में आएंगे, आप लोग बस मेहनत कीजिए, ठीक, और हमारे चैनल को थोड़ा आगे और आप लोग लेकर जाइए। आप लोगों ने इतना मेहनत किया है चैनल को लेकर, आप सभी को मेरा शुक्रिया जिन्होंने चैनल को हमारा सब्सक्राइब किया है। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, एक बार इसको जरूर, एक बार नहीं 2 बार इसको आप लोग जरूर लगाएंगे, आप जब अभ्यास करेंगे ऐसा क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आ गया होगा। ठीक, इसको एक बार स्क्रीनशॉट मान लीजिए, आप लोग न समझ में आ रहा हो इसको एक बार फिर समझ लीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन।
देखिए एक आध बार बच्चों के दिमाग में याद होता है ऐसा क्वेश्चन कि बच्चे जानकर भी गलती कर देते हैं कि क्या हमसे पूछ जाता हम क्या होता है। देखिए अब यहाँ भाज्य अभाज्य, यहाँ तो सभी लोग करेंगे, भाज्य हम जानते हैं, अभाज्य जानते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे उसे हम क्या करते हैं? अभाज्य संख्या। जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे उसे हम क्या करते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। फिर 1 से लेकर 30 तक के सभी भाज्य और सभी अभाज्य संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं? भाज्य। ठीक, अब देखिए भाज्य बताया ना, तो पता है एक आप लोगों ने एक कैसी संख्या है? भाज्य है कि अभाज्य है? एक क्या है? भाज्य में क्या होता है? भाज्य में अभी बताया है जो एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य से कटे तब कौन सी संख्या होती है? भाज्य। तो एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। एक न तो अभाज्य संख्या है और न तो भाज्य संख्या है। तो एक को हम क्या लिख देते हैं? मान लीजिए आप समझ गए। अब हम चलते हैं दो। तो दो कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। दो कैसी संख्या है? केवल एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। उसके बाद हम क्या चलते हैं? तीन। तीन लेके तीन भाज्य नहीं होगा, एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, तभी ये क्या होगा? अभाज्य। फिर चार देखिए, एक से कटेगा, दो से कटेगा, फिर और स्वयं से कटेगा। तीन संख्या जब भी तीन संख्या कटेगा यानी भाज्य संख्या है। फिर देखिए फिर पांच, फिर छह इधर आ जाएगा भाज्य में, फिर सात, फिर आठ आ जाएगा भाज्य में, फिर देखिए नौ भी आ जाएगा भाज्य में, फिर देखिए 10 भी आ जाएगा भाज्य में, फिर देखिए 11 अभाज्य, 12, फिर 13 आ जाएगा, 14, 15, 16, फिर 17 देखिए आ जाएगा अभाज्य, फिर 18, फिर 19 देखिए अभाज्य, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23 किसमें आ जाएगा? अभाज्य में, फिर 24, फिर 25, फिर 26, फिर 27, फिर 28, फिर 29 किसमें आ जाएगा? अभाज्य में, और फिर 30। बात समझ गए ना? देखिए भाज्य संख्याएं हमारी ए है और अभाज्य संख्याएं हमारी ए है, और एक जो है वह न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। बात समझ गए ना? इसी प्रकार अगर पूछेगा आपसे भाज्य और अभाज्य, आप लोग अब बता देंगे, ठीक ना? देखिए क्या पूछ रहा है? एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या। त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं? आर से। त्रिज्या किसे, तो अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया त्रिज्या किसे कहते हैं, आप लोग क्या बताएंगे? त्रिज्या किसे बताएंगे? वृत्त के केंद्र से परिधि तक गई हुई दूरी या गई हुई रेखा को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, ठीक ना? तो देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पहले देखिए दिया कितना हुई, वृत्त का क्षेत्रफल दिया 154 और वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है? पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 154। अब बताइए, तो आर स्क्वायर बराबर पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणे आर का स्क्वायर बराबर 154। ठीक, अब देखिए हम बताएं कि जब इधर इन रहती है इधर जाती है तो जो अंश होता है वह हर और जो हर होता है वह अंश। इधर देखिए 5/7 इधर जगह क्या जाएगा? 7/22। ठीक, हम इसको क्या करेंगे? मिटा देंगे। उधर लेकर चले गए, बात समझाई कैसे लेकर के है ना? ठीक, अब देखिए अब इसको हल करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर देखिए 11 से कटेगा, देखिए 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे 11 कम 11, 4 बचा 11 चौको 44। ठीक, अब फिर 2 से काटेंगे, देखिए 2 सत्ते 14 और 7 का 7 मिला देंगे 7 सत्ते 49। आर बराबर निकालेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा? कड़ी में 49। ठीक, तो आर का मान निकालेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 7 गुणे 7। इसमें से एक संख्या को हम क्या ले लेते हैं? जब इस बार हटाते हैं तो एक संख्या क्या लेते हैं? बाद में ले लेते हैं। बात समझ में आई? इस बार में लीजिए रहेगा तब तक
और जब स्क्वायर उठाएंगे तो केवल एक संख्या कड़ी से बाहर लगेगी। आर का मान कितना गया 7 और किसमें आएगा उसने दिया है सेंटीमीटर में, तो आर हो जाएगा आर बराबर लिख देते हैं आप 7 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है। बस इसी प्रकार आपके क्वेश्चन में सवाल आएंगे। लेकिन ये तो सबको पता होता, लेकिन पूछ दिया इसलिए हम लेकर आ गए हैं। तीसरा सवाल प्रैक्टिस में आपके पूछा था। देखिए नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारा वृत्त है, वृत्त के अंदर त्रिभुज बना है, त्रिभुज में 3 बिंदु हैं, एक केंद्र है। बस उसी को देखकर हमारे चारों जो प्रश्न है उसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। क्या करना है, 3 त्रिज्या, त्रिज्या भी बताए हैं। वृत्त के केंद्र से होकर और परिधि के बीच तक जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। देखिए ये हमारा केंद्र है ना, देखिए एक यहाँ है त्रिज्या, एक यहाँ है त्रिज्या और दूसरी त्रिज्या देखिए तीसरी यहाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। देखिए एक हमारा ये हो गई और एक हमारी ये हो गई और एक हमारी कलर की है। 3 त्रिज्या हो गई कि नहीं होगी, तो हो जाएगी ओ ए, ओ ए कामा ओ पी, ओ बी कामा ओ सी, ओ सी। ये हमारे क्या है, 3 त्रिज्या है। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। अब परिभाषा पूछेगा तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो देखिए वृत्त से यहाँ आ रही है, वृत्त से यहाँ इस बिंदु पर जा रही है, वृत्त से इस बिंदु पे जितने बिंदु पे जाएंगे उतनी उसकी क्या बनेगी, त्रिज्या बनेगी। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 3 जीवाओं के नाम लिखिए। 3 जीवाओं के नाम लिखिए। तो जीवा क्या होती है, त्रिभुज में जिस बिंदु से त्रिभुज का निर्माण होता है 3 रेखाओं से होता है। तीनों रेखाओं में बिंदु जो बनाते हैं, बिंदु से दर्शाते हैं, उसी तीनों बिंदुओं से बनी हुई त्रिभुज को हम क्या करते हैं, जीवा के नाम से भी दर्शाते हैं। कहते नहीं है जीवा। देखिए जैसे एक डंडी देखिए गया है, एक है गया है और एक मिलाकर 3 बिंदु मिलाकर तभी जो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। आप लोग बात समझिए। तो तीनों त्रिभुज में हम क्या कर रहे हैं, 3 बिंदु ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। जो तीनों बिंदु जो एक एक रेखा को दो बिंदु जो पकड़ रहे हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जीवा। यहाँ समझ गए। ठीक है, एक जीवा ए से लेकर बी तक गई है तो हमारी एक जीवा क्या होगी, ए बी। दूसरी देखिए बी से लेकर सी तक गई है तो दूसरी हमारी जीवा क्या हो गई, बी सी। और तीसरी देखिए यहाँ से यहाँ तक गई है तो तीसरी क्या हो गई, ए सी। ए बी बी सी और ए सी ये हमारी क्या हो गई, तीनों जीवा हो गई। और जो आधा आधा होता है वो व्यास का आधा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए वृत्त के व्यास का नाम लिखते हैं। व्यास देखिए त्रिज्या का दूना ही क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। अगर इसको परिभाषा में लिखना हो तो वृत्त में किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। वृत्त में किन्हीं 2 बिंदुओं को केंद्र के बीच से दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। देखिए हमारी क्या है, केंद्र है, इधर देखिए एक बिंदु इधर है, एक रेखा इधर, एक रेखा इधर है, एक रेखा इधर है, 2 रेखाओं को मिला रहा है तभी एक व्यास का निर्माण होता है। तो ए से लेकर कहां तक है, सी तक है, वही हमारी क्या हो जाएगी, व्यास हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, वृत्त के केंद्र, वृत्त का केंद्र क्या है, वो है, वृत्त का केंद्र वो हो गया। आई होप आप लोग को ये पूरा प्रैक्टिस समझ में आया होगा। ठीक, बात समझ में आ रही है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो क्लास देखते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट करेंगे तभी तो हम जानेंगे कि हमारा क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है तभी कमेंट कीजिएगा कि नहीं समझ में आ रहा है आपको। बात साफ है। आप लोग अगर बताएंगे तो हमसे हम खुद सोचेंगे कहा नहीं समझ में आ रहा है, क्या पता हमसे कुछ गलती हो जा रही हो, हम उसके बारे में क्या करेंगे, सुधार करेंगे। बात समझ में आई। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी कक्षा के वार्षिक परीक्षा के 60 बच्चों के परिणाम पाई द्वारा निरूपित है, चित्र को देखकर बताइए। चित्र को देखकर बताइए। ये देखिए हमारा क्या है, ये द्वितीय है श्रेणी है, एक तृतीय श्रेणी है और एक प्रथम श्रेणी है। तो क्या है, प्रथम
श्रेणी है। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन लिखवा रहे हैं। सबसे अधिक किस श्रेणी में बच्चे पास हुए हैं? किस श्रेणी में बच्चे पास हुए? आप बताइए, आप लोग समझ रहे होंगे। आप देखिए किस श्रेणी में सबसे अधिक बच्चे पास हुए? देखिए जिस श्रेणी में सबसे अधिक संख्या होगी उसी श्रेणी में बच्चे सबसे अधिक पास होंगे। देखिए तृतीय श्रेणी 90 है। ये देखिए बच्चे नहीं है, अभी डिग्री किया है, बच्चे अभी हम निकालेंगे। देखिए प्रथम श्रेणी में कितने हैं? 60 है। द्वितीय श्रेणी में 180, एक अंक मतलब फेल हुए बच्चे हैं। बात नहीं, तो सबसे अधिक किसमें है? द्वितीय श्रेणी में है। और टोटल छात्र बच्चे कितने हैं? 60। टोटल बच्चे कितने हैं? तो 60। तो निकालेंगे, क्या करेंगे? 60 गुणे कितने? द्वितीय श्रेणी में 180 बटे, यहाँ 100 से नहीं करेंगे, प्रतिशत नहीं है भैया, दिमाग लगाना है। प्रतिशत रहेगा तब 100 लगाएंगे। यहाँ एक हमारा वृत्त है, अब वृत्त में कितने अंश का कोण बनता है? तो आप लोग कहेंगे सर जी 360। हम किससे भाग दे देंगे? 360 से भाग दे देंगे। बात समझ आ रही है? तो देखिए 0 से 0, 18 दूनी 36 और दूध क्या आएंगे? 7। तृतीय श्रेणी में कितने बच्चे आ गए भैया? 30 बच्चे वास्तव में बच्चे आए हैं। क्या आए? बच्चे। और यहाँ जो था वो किस नाम में था? वो डिग्री में था, तो हमको बच्चे में क्या होना? कन्वर्ट होना पड़ा, बच्चे के रूप में निकालना उसको पड़ा। बात समझ आ रही है? अब देखिए अगला क्वेश्चन एक और है इसमें। हम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के बच्चों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए हमने तो द्वितीय श्रेणी का निकाल लिया है, अब प्रथम श्रेणी के बच्चे आ जाएंगे तभी तो उनका अनुपात निकलेगा। देखिए हम यहाँ निकाल देते हैं प्रथम श्रेणी के बच्चे के अनुपात। प्रथम टोटल बड़े बच्चे कितने हैं? 60। प्रथम में कितने हैं? 60 बटे कितने, किससे भाग देंगे? 360, क्योंकि कितने अंश का कोण है वृत्त में? 360, क्योंकि वृत्त में ही है। ठीक, क्या निकलेंगे? 360। अब बताइए 0 से 0 कट गया। अच्छा बात है, 37 अच्छा दाम 7। प्रथम में कितने बच्चे आ गए? 10 बच्चे आ गए। आपसे पूछ क्या रहा है? प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के बच्चों का अनुपात। तो प्रथम श्रेणी में कितने बच्चे आए हैं? 10 अनुपात है। और द्वितीय श्रेणी में बच्चे कितने आए हैं? 30। इन्हीं का अनुपात पूछ रहा है, तो 10 एक कम 10 और 10 30, एक संबंधित टीम के अनुपात में हो गए। बात समझ में आ रही है? ये हमारा था आज का आखिरी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट मैथ का। आई होप आप लोगों को पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर भी समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी बच्चे नए क्लास से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात समझ आ रही है? ठीक, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। आप सभी को जय हिंद, जय